मई 2025 में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को टारगेट करके किया गया था। इसकी वजह थी टूरिस्ट्स का बेरहम कत्लेआम। नई दिल्ली ने हमले के लिए पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया। ये ऑपरेशन इंडिया के डिफेंस पोस्चर में एक बड़े बदलाव का सिग्नल था। ये लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट से एक नई डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स साफ और एम्बिशियस थे। इंडिया का मकसद पाकिस्तानी जमीन से उठ रहे टेररिस्ट थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना था। यह ऑपरेशन नई दिल्ली की तरफ से इरादों का एक बोल्ड स्टेटमेंट था। यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर उसके टॉलरेंस के बारे में एक साफ मैसेज था। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री को सामान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इंडियन सोर्सेज ने दावा किया कि 8 पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। ये भी कहा गया कि 4 JF-17 थंडर्स भी मार गिराए गए। सिर्फ इन एयरक्राफ्ट्स के नुकसान का अंदाजन फाइनेंशियल कॉस्ट $3.35 बिलियन से ज्यादा था। पाकिस्तान के खास मिलिट्री ठिकानों पर सीधा निशाना साधा गया। इनमें इस्लामाबाद के पास नूर खान जैसे एयरबेसेस शामिल थे। रफीकी, सारगोधा और स्कार्दू के बेसिस पर भी हमला हुआ। जिन दूसरी जगहों को टारगेट किया गया उनमें रावलपिंडी, सियालकोट, जाकोबाबाद और चूनियन शामिल थे। इस तरह बड़े पैमाने पर टारगेटिंग का मिक्सर पाकिस्तान की मिलिट्री रेडीनेस को कमजोर करना था। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की बढ़ती कैपेबिलिटीज को दिखाया। खबरों के मुताबिक हजारों पाकिस्तानी ड्रोन्स को बेकार कर दिया गया। पाकिस्तान के फेटे 2 समेत हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम्स को भी इसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा। इसका कारण इंडिया का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बताया गया। इंडिया की अपनी बनाई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल्स जैसे सिस्टम्स तैनात किए गए थे। ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल्स और हाल ही में लिए गए S-400 सिस्टम्स भी खास तौर पर इस्तेमाल हुए। इससे इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज में हुई तरक्की का पता चला। यह ऑपरेशन इन एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के लिए एक लाइव टेस्ट जैसा था। इंडिया के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अपना काउंटर ऑपरेशन शुरू किया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन बनियन मार्सूस। इसका बताया गया मकसद था इंडिया के मिलिट्री बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने जवाबी हमलों में कामयाबी का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि इंडिया की ज्यादातर आने वाली मिसाइल्स को असरदार तरीके से रोक दिया गया। इस काउंटर ऑपरेशन को एक मजबूत डिफेंस के तौर पर दिखाया गया। इसका मकसद पाकिस्तान का इरादा और जवाब देने की ताकत दिखाना था। ऑपरेशन बनियन मार्सूस से असल में कितना नुकसान हुआ इस पर अभी भी बहस है। दोनों तरफ ने इन हमलों के बारे में अलग अलग बातें बताई। इस लड़ाई ने पाकिस्तान की पहले से मौजूद इकोनॉमिक कमजोरियों को और बढ़ा दिया। देश पहले ही एक बड़े इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा था। मिलिट्री पर खर्च और रुकावटों ने उसके नाजुक फाइनेंसेस पर और दबाव डाला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चिंता के साथ देख रहे थे। लेकिन इस उथल पुथल के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक लोन मंजूर कर दिया। पाकिस्तान को $1 बिलियन दिए गए। इससे जूझती हुई इकोनॉमी को कुछ वक्त के लिए राहत मिली। फिर भी इस लड़ाई के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नतीजे काफी बड़े होंगे। रिबिल्डिंग और रिकवरी में काफी रिसोर्सेज और वक्त लगेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बढ़ते हुए संकट पर तेजी से रिएक्ट किया। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन सबने अपनी चिंता जाहिर की। चाइना, जो पाकिस्तान का एक की एलाई है, उसने गहरी बेचैनी दिखाई। बीजिंग ने डी-एस्केलेशन की कोशिशों में एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने का ऑफर दिया। यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने जोरदार अपील की। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मैक्सिमम संयम बरतने की गुजारिश की। ग्लोबल पावर्स के लिए दुश्मनी का तुरंत डी-एस्केलेशन सबसे जरूरी था। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मंडरा रहा था। आगे और तबाही से बचने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स पर खूब हलचल थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिप्लोमेटिक दांव पेंच में एक अहम रोल निभाया। तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाने का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता में हुई रात भर की इंटेंसिव बातचीत क्रूशल साबित हुई। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के की लोग इसमें एक्टिवली शामिल थे। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों से बातचीत की। यूएस के इस दखल ने रीजन में उसके लगातार इन्फ्लुएंस को हाईलाइट किया।
वॉशिंगटन ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाने की कोशिश की। मकसद था दोनों देशों को एक बड़ी जंग के कगार से वापस खींचना। आखिरकार मई 2025 की शुरुआत में एक सैटरडे को सीजफायर का ऐलान हुआ। 23 मई 2025 तक ऐसा लगता है कि ये काफी हद तक कायम है, लेकिन इस ट्रूस के शुरुआती घंटे और दिन बहुत नाजुक थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर वायोलेशंस के आरोप लगाए। सीजफायर लागू होने के बाद भी कश्मीर में धमाकों की खबरें आई। इससे उनके रिश्ते में गहरे अविश्वास और अस्थिरता का पता चलता है। सीजफायर बनाए रखने के लिए लगातार विजिलेंस और कमिटमेंट की जरूरत है। एक स्टेबल शांति का रास्ता अब भी पोटेंशियल खतरों से भरा हुआ है। बहुत से लोगों के लिए इंटरनेशनल निगरानी बहुत जरूरी मानी जा रही है। MSG की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने यूएस के रोल को अलग अलग तरह से दिखाया। नई दिल्ली ने सीजफायर करवाने में वॉशिंगटन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को कम करके दिखाया। इंडियन अधिकारियों ने बिलैटरल चैनल्स और अपनी खुद की डी-एस्केलेशन कोशिशों पर जोर दिया। इसके उलट इस्लामाबाद ने पब्लिकली अमेरिकन मध्यस्थता की तारीफ की। पाकिस्तान ने हालात शांत करने की कोशिशों के लिए यूएस को धन्यवाद दिया। आगे की बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी रही। जहां यूएस ने पोटेंशियल बातचीत का जिक्र किया, वहीं इंडिया ने कहा कि कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। अहम इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंड जो लगातार विवाद का एक मुद्दा है। इससे मौजूदा मिलिट्री गतिरोध के पार की उलझनों का पता चला। ऑपरेशन सिंदूर के इंडिया के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस थे। इस ऑपरेशन ने न्यू दिल्ली की टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग किया। इंडिया के टॉप लीडर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, काफी वोकल थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इंडिया के इंपैक्टफुल एक्शन के कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को उकसावे वाली हरकतों का एक जरूरी जवाब बताया। इंडिया में कुछ एनालिस्ट ने इसे एक हिस्टोरिक मूवमेंट बताया। उनका दावा था कि इंडिया पहला देश बना जिसने किसी न्यूक्लियर आर्म स्टेट में सीधे घुसकर एलिजिडली टेररिज्म स्पॉन्सर करने के लिए उसे सजा दी। ये सच में भारत का बोल्ड मूव था, जैसा कुछ लोगों ने कहा। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक नतीजे और भी कॉम्प्लेक्स थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने देश के मिलिट्री रिस्पॉन्स की तारीफ की। उन्होंने क्राइसिस के दौरान सपोर्ट के लिए अपने इंटरनेशनल एलाइज को पब्लिकली थैंक किया। लेकिन इस ऑपरेशन ने कुछ कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। इसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया। सरकार के सामने डोमेस्टिक परसेप्शन को मैनेज करने का टास्क था, साथ ही डिप्लोमेटिक फॉलआउट को भी नेविगेट करना था। खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स को फिर से बनाना भी एक प्रायोरिटी होनी थी। इस इंसिडेंट ने यकीनन इंडिया को लेकर उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस का रीअसेसमेंट करने का। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सीज फायर को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट मिक्स्ड था। कई रेजिडेंट्स ने इसके टिकने पर गहरा स्केप्टिसिज्म दिखाया। उन्होंने इंडिया के अग्रेशन के पास्ट रिकॉर्ड का हवाला दिया, जैसा वो मानते थे। इन कम्युनिटीज में दोबारा दुश्मनी शुरू होने का डर साफ तौर पर नजर आ रहा था। उनके लिए सीज फायर्स अक्सर टेम्परेरी शांति होती है, परमानेंट पीस नहीं। कश्मीर डिस्प्यूट को हवा देने वाले अंडरलाइंग पॉलिटिकल इश्यूज अनरिजॉल्व थे। ये रेजिडेंट्स सच्ची स्टेबिलिटी और एक जस्ट रेजोल्यूशन की तरह से दशकों के कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी तरफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में कई रेजिडेंट्स सीज फायर से ज्यादा स्टेबिलिटी लौटने की उम्मीद जगी। हाल के कॉन्फ्लिक्ट ने उनकी पहले से ही काफी एंग्जाइटीज को और बढ़ा दिया था। वहां की पॉपुलेशन ने दशकों तक इंसर्जेंसी और मिलिटराइजेशन झेला है। उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़ाई बड़ी ज्यादा ड्यूरेबल होगी। क्रॉस बॉर्डर टेंशंस के खत्म होने की एक कैलकुलेटेड डिजायर थी। फ्यूचर पीस का पोटेंशियल चाहे कितना भी अनसर्टेन हो, उसे कॉशियसली वेलकम किया गया। कश्मीर के लिए आगे का रास्ता अभी भी अनसर्टेन है। सच्ची शांति सस्टेन डायलॉग और कोर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने पर डिपेंड करती है।